हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीआईपी क्लासेस में। आज अपन फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था उसके आगे अब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो अपनी एक नई शुरुआत हो रही है अभिक्रिया की, ये नया टाइप है ना। तो पहला टाइप क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का जानने से पहले कुछ एक सामान्य से उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर कोई शरारती बच्चा होता है, दबंग बच्चा है ना। तो उसका आज मन कर गया कहीं और बैठने का। क्यों? क्योंकि वो शरारती है, दबंग है, ताकतवर है। किसी और को जाकर के बोलेगा आज इस बेंच पे मैं बैठूंगा, या इस बच्चे के पास में आज मैं बैठूंगा, तेरे को यहाँ से उठना पड़ेगा। अब क्या है, अगर वो सामने वाला एकदम कम ताकतवर है या फिर उससे नहीं चाहता है कि कोई मसला हो उसके लिए, तो क्या करेगा, चुपचाप हट करके वहाँ से दूसरी जगह पर जो उसने सीट छोड़ी है वहाँ जा कर के वो बैठ जाएगा। तो इसने क्या किया, जो मान लो कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि एक ए है और ये बैठा है बी के साथ में। यहाँ पे सी जो है सी के साथ में बैठा है, सी के पास में एक ही चेयर है। अभी चाहता है कि सी की टेबल पर जाकर के बैठ जाए ए जो है इसकी टेबल पर जाकर के बैठ जाए। अभी ए क्या कहेगा, तो यहां से उठ जा, इसको उठा करके उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा और खुद को इसको सी को ए की जगह पर बैठना पड़ेगा। तो ये इसको हटा रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है। इसको कहेंगे विस्थापन। विस्थापन का अगर आप मोटा मोटा अर्थ जानोगे ना, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि उसको अपनी जगह से हटा देना। तो यहाँ पे किसका विस्थापन होता है अपन ये जानेंगे, किसको हटाया जा रहा है, ये चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए विस्थापन क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। ऐसी अभिक्रिया जिनमें या जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, वो क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील है, वो भाग लेने के अंदर जो क्रियाशील क्या है वो अधिक ताकतवर है। अपने से कम क्रियाशील तत्वों को, कमजोर बच्चे को, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, कमजोर बच्चे को बोलता है चल भाई यहाँ से उठ जा, आज तेरी जगह मैं बैठने वाला हूँ, वो चुपचाप वहां से उठता है और उसकी जगह अधिक क्रियाशील आकर के बैठ जाता है। यहाँ पे तत्व की बात हो रही है, अपनी अभिक्रिया के अंदर तत्व लिखना है ना। क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बड़ी सरल सी है विस्थापन अभिक्रिया, जान लो कैसे। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसको अब उसकी जगह खुद आकर के बैठ जाए, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना सा याद रखना है आपको। आपको दो चीजें अभिक्रिया को याद रखने के लिए रखनी है, एक तो है हटाना और दूसरा है तत्व। हटाना और तत्व। हटा किसको किसको जा रहा है, तत्व को हटाया जा रहा है। किसके जरिए से हटाया जा रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व हटा रहा है। किसको हटा रहा है, कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है। कुछ उदाहरण है इसके, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले है Fe। Fe क्या होता है, आयरन। आयरन क्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ में, CuSO4 के साथ में, और ये जल में विलयन बना हुआ है इसका। CuSO4 को जल के अंदर घोला हुआ है, ठीक है। अब ये Fe क्या है, ये सॉलिड है। जैसे ही Fe को, अब ये Fe और CuSO4 का जो है ना, CuSO4 का चूर्ण आता है, इसको पानी के अंदर घोला, हल्का पानी के अंदर घोला। Fe अपने पास में क्या है, लोहा है, आयरन है। आयरन की किताब के अंदर जो प्रयोग दे रखा है इसके लिए, तो आयरन की उसके लिए अपन क्या करते हैं, कीले लेते हैं, है ना, जो कीले लेते हैं जो लोहे की बनी हुई होती है, उन कीलों को इस घोल के अंदर अपन डाल देते हैं। कुछ समय के बाद में अपन देखते हैं कीलों का कलर ही चेंज हो गया, जो कीले है ना उसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको, इसका एक नाम और है, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं पे इसको नीला, इसको नीला थोथा बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा उष्मा के अंदर रखते हैं। अभी नीला थोथा
कॉपर सल्फेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आयरन सल्फेट ये क्या करता है कुछ समय के बाद में अभिक्रिया करके, यहाँ पे उष्मा की जरूरत नहीं है, ये अभिक्रिया करने के बाद में जो SO4 है, आयरन सल्फेट क्या करता है, CuSO4 से SO4 हट जाता है। क्यों हट रहा है, क्योंकि Cu कम क्रियाशील है किसके मुकाबले में, Fe के मुकाबले में। Fe अधिक क्रियाशील है। अब FeCu को बोलेगा तू यहां से हट जा, तेरा काम खत्म हो गया, Fe आकर के SO4 के पास में बैठ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा यहाँ पे, जिसको आयरन सल्फेट बोलेंगे, और Cu अपने अलग बेस पे जाकर के बैठ जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो विस्थापन किसका हो रहा है, किसका विस्थापन किया जा रहा है, विस्थापन हो रहा है अपने पास में Cu का, कॉपर का विस्थापन हो रहा है। आ रही ना बात समझ में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया के अंदर किसका विस्थापन हो रहा है, कौन से तत्व का विस्थापन हो रहा है, तो आपको जो तत्व सबसे अलग होकर के निकल गया है अभिक्रिया से, ठीक है ना, तो उसका यहाँ पे ये विस्थापन कहलाएगा। सेकंड क्या है देख लीजिए, Zn दे रखा है, जिंक है, सेम वही कॉपर सल्फेट का आपको Aq के अंदर फॉर्म में लेना है, ये जिंक है। अब इसको आप जिंक क्या होता है, जस्ता, जस्ते की धातु है ना ये, जिंक जस्ता है ना। कई घरों के अंदर पुराने घर टाइम के अंदर जस्ते के बर्तन घरों के अंदर मिलते थे, डब्बे वगैरह इसके जस्ते के काम में लिए जाते थे किचन के अंदर, वो जस्ता है ये। Zn जो है आपके पास में जिंक, ये क्रिया करता है CuSO4 के साथ में, ये भी वही क्रिया करता है भाई साहब, ये SO4 को अपने पास में ले लेता है, Cu को फिर से अलग कर देता है, तो Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी किसका विस्थापित होने वाला कौन सा पदार्थ है, Cu विस्थापित हो रहा है, ठीक है ना, Cu का विस्थापन किया जा रहा है यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर बनेगा। अगला है Pb, लेड या फिर मरकरी भी बोलते हैं इसको, लेड बोलेंगे। थर्ड अभिक्रिया क्या है, लेड की। ये अभिक्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ में। कॉपर क्लोराइड Aq के फॉर्म में दे रखा है, कॉपर क्लोराइड के साथ में क्रिया कर रहा है, और जैसे ही क्रिया करता है Pb लेड, क्या करेगा, ये Cu को फिर से अलग कर देगा, और ये Cl2 के साथ में अभिक्रिया करता है, ये बनता है लेड क्लोराइड के रूप में अपन को प्राप्त होता है। और यहाँ पे Cu जो है, कॉपर जो है, वो अलग से निकल रह जाता है। ये सारी अभिक्रिया आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हर अभिक्रिया के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि किसका विस्थापन किया जा रहा है, तो आप कहोगे Cu का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट अभिक्रिया के अंदर किसके द्वारा विस्थापन किया जा रहा है, तो बोलोगे आयरन के द्वारा विस्थापन किया जा रहा है। किसका विस्थापन किया जा रहा है, आपका Cu का, कॉपर का विस्थापन किया जा रहा है। बात समझ में आ गई ना आपको। यहाँ पे जिंक विस्थापन कर रहा है, Cu का कर रहा है। यहाँ पे लेड Pb जो है विस्थापित कर रही है कॉपर को। ये बातें आपको समझ में आ गई। यहां तक अपने जो पढ़ा है ना, इसके अंदर एक ही तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, ठीक है ना, एक तत्व को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है। लेकिन जो अगली अभिक्रिया अपन पढ़ने वाले हैं, अब मान लो कि यहाँ पे अगली अभिक्रिया के अंदर देखो क्या होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट के अंदर देखा था, AB C को विस्थापित कर देता है, C जो है ना A को विस्थापित कर रहा है यहाँ पे आकर के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C प्लस B और A आकर के यहाँ पे बैठ गया। C अधिक क्रियाशील था तो C ने इसको विस्थापन कर दिया और यहाँ पे आकर के खुद बैठ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे दो, मान लीजिए कि C के साथ में पास में D बैठा है, C के पास में कौन बैठा है, D। अब A को क्या करना है, A को जाना है D के पास में, और C को ये जाकर के हटाएगा, C को हटाएगा। लेकिन अब C को भी तो कोई ना कोई जगह चाहिए ना बैठने के लिए। ये A आ जाएगा C की जगह में और C आ जाएगा A के स्थान पे। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में C प्लस B, और यहाँ पे आपके पास में बनेगा A प्लस D।
दो तत्वों का आपस में विस्थापन होगा। यहाँ पे हल्का सा है, यहाँ पे तत्व नहीं होंगे, यहाँ पे आयनों का विस्थापित किया जाएगा। यहाँ पे किसका विस्थापन होगा? आयनों का। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखो, इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लस और माइनस का आदान प्रदान हो रहा है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। फर्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है ना आपको, वो दे रखा है सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट के पास में Na के पास में प्लस में होते हैं एक आयन, Na के पास में होता है एक, Na+1, और SO4 के पास में होता है -2। बात समझ में आ रही है ना? Ba के पास में होता है +2, और जबकि Cl होता है -1। ये इस तरह से अगर अपन इसको देखें तो इसके पास में ये आयन मिलते हैं। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्लस प्लस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। कभी भी समान ध्रुव वाले एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, समान ध्रुव वाले। बात समझ में आ रही है ना? एक जैसे आयन कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। अरे कभी एक दूसरे के पास में थोड़ी जाता है, ठीक है ना? आकर्षण का होता है अदर साइड में ही होता है, एक साइड के अंदर आकर्षित नहीं होते हैं, एक दूसरे से आकर्षण नहीं होता है, दूसरी साइड से ही आकर्षण किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्लस है ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। Na के पास में प्लस है तो ये किसको आकर्षित करेगा अपने पास में? Cl को। और इनकी जोड़ी तो वैसे भी फेमस है, जहाँ पे Na है वो Cl को अलग कर देता है। और यहाँ पे जो SO4 के पास में -2 है, ये Ba को लेकर के अलग हो जाएगा, है ना? यहाँ पे ये अपने अपने आयन चेंज कर लेंगे, अपने अपने स्थान चेंज कर लेंगे। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में क्रिया करता है उष्मा की उपस्थिति के अंदर, ठीक है, और ये बना लेता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे आयनों का विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गए, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया, NaCl2 बन गया। तो ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे दो पदार्थों का देखा जाए तो आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन पदार्थों का नहीं कह करके हम यहाँ तत्वों का नहीं बोल करके हम बोलेंगे यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयन बदले जा रहे हैं। आयनों के बदलने के कारण अपन को ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में तत्वों की जगह आयन का एक्सचेंज होगा और दोनों साइड के अंदर होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दो आयन एक दूसरे की अपनी जगह को चेंज करते हैं, तब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है लेड नाइट्राइट, इसी का उदाहरण है लेड नाइट्राइट प्लस, ये एक्यू फॉर्म में है। इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड के आयोडाइड को क्रिया करवाई जाती है। तो इनकी जब क्रिया होती है तो फिर सेम वही प्रोसेस रहता है। यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है PbL2, ये सॉलिड के रूप में मिलता है, और इसी के साथ में अपन को मिलेगा पोटेशियम नाइट्राइट 2KNO3। ये अभिक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे इस तरह से। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया एक और इसके अंदर दे रखी है, इन्हीं के साथ में दे रखी है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अब अवक्षेपण कहते हैं किसको? सबसे पहले तो ये जानेंगे। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं वो जल के अंदर घुलित नहीं होते, जल के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप रेत को जल में डाल देते हो तो जल के अंदर घुल जाएगी क्या रेत? नहीं घुलेगी ना। इसी तरह अगर आप नमक को डाल देते हो तो जल के अंदर वो आसानी से घुल जाएगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जबकि आप रेत को फिर से अलग कर सकते हो, क्योंकि रेत क्या करेगी? नीचे जाकर के बैठ जाती है पानी के अंदर, जल में बैठ जाएगी रेत। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई पदार्थ के अंदर कोई पदार्थ को अपन जल के अंदर डालेंगे तो फिर वो जल के अंदर नहीं घुलेगा, तो वो अवक्षेपण कहलाता है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रेत लेकर के पानी के अंदर डाल दी, यहाँ पे ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, नीचे जाकर के जैसे ही रेत बैठ गई तो ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, और ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसी का ये उदाहरण सेम है लेड नाइट्राइड और पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है ना, दोनों ही लिक्विड है। जब दोनों को एक प्रणाली के अंदर अपन डालते हैं, मान लो ये प्रणाली है, तो यहाँ पे आपको इसकी किताब के अंदर एक डायग्राम दे रखा है इसका, इसको दोनों को मिला करके जब एक प्रणाली में डालते हैं तो लेड नाइट्राइड जो है आपके पास में, लेड आयोडाइड नीचे बैठ जाता है। लेड आयोडाइड क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, झाग की तरह आपको नजर आएगा नीचे बैठा हुआ, वो सॉलिड रहेगा। और जबकि आपके पास में ऊपर की साइड के अंदर एकदम पानी की तरह नजर आने वाला पोटेशियम नाइट्राइड रहेगा। तो ये इस तरह से अवक्षेपण के अंदर नीचे बैठने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप कहलाता है और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई अपनी कंप्लीट। यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने के बाद में अब अपन जो इसके आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट उसके अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। फिर मिलते हैं जल्दी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि आने वाले वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस कर सकें।